तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी की जिसमें एक इंसान पहले तो करोड़पति बनता है, लेकिन वो करोड़पति बनने के लिए जो तरीके आजमाता है वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। अब बाद में उसको वो करोड़ रुपए मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये तो हमें कहानी के एंड में ही पता चलेगा। आप सभी ने कौन बनेगा करोड़पति के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप उसके फैन नहीं है, देखते नहीं है, तो भी आपने उसका कोई एड, कोई बिलबोर्ड, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी देखा ही होगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस शो को होस्ट करते हैं और कई लोग इस शो की मदद से करोड़पति बन चुके हैं। लेकिन जो ये शो है कौन बनेगा करोड़पति, ये ओरिजिनली एक ब्रिटिश टेलीविजन शो हु वांट्स टू बी ए मिलेनियर का इंडियन वर्जन है। 1998 में ये शो ब्रिटेन में चालू हुआ था। वहां पे भी कई लोग मिलेनियर बने इस गेम शो के बदौलत। और 2007 में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने इस शो को खरीद लिया था एक तरह से, और कई देशों में आज की डेट में इसकी फ्रेंचाइजी बहुत सफलता से चल रही है। जैसे इंडिया में चल रही है कौन बनेगा करोड़पति के नाम से। अब जैसा इसके नाम से ही क्लियर है, भारत में ये है कौन बनेगा करोड़पति, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 करोड़ की प्राइस मनी से, जो आज की डेट में 7 करोड़ के अराउंड तक पहुंच चुकी है। जब ये ब्रिटेन में चालू हुआ था तो इसकी प्राइस मनी थी 1 मिलियन पाउंड। 1 मिलियन पाउंड को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो आज की डेट में रफली 10 करोड़ रुपए बनते हैं। तो कोई भी इंसान हो वो इसके लिए मेहनत तो करना ही चाहेगा। अब क्योंकि जो कौन बनेगा करोड़पति है ये हु वांट्स टू बी मिलेनियर का ही इंडियन वर्जन है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो रूल्स हैं, चाहे वो क्वेश्चंस की बात हो, चाहे लाइफलाइन की बात हो, चाहे फॉर्मेट की सेटअप की बात हो, वो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है। जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ वहां पे 3 लाइफलाइन होती थी, फोन ए फ्रेंड, 50-50 और ऑडियंस पोल। इस गेम शो को खेलने के लिए आता है एक खिलाड़ी चार्ल्स विलियम इंग्रम, जो शुरुआत में कुछ इस तरीके से खेलता है कि लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं जीत पाएगा, लेकिन जो इस गेम का एंड करता है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। चार्ल्स विलियम इंग्रम ने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी एज ए रॉयल आर्मी कैप्टन, जिसके बाद ये प्रमोट होकर मेजर भी बना। जो यूएस पीस कॉर्प होती है ये उसका भी सदस्य रह चुका था, और मेजर के तौर पे ही इसने रॉयल आर्मी से रिटायरमेंट लिया था। ये इंग्लैंड के ही डर्बीशायर शहर का रहने वाला था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी था, और इसकी वाइफ, भाई, सब लोग इस हु वांट्स टू बी मिलेनियर के दीवाने थे। ये इस गेम शो के प्रति इतने ज्यादा डिवोटेड से थे कि जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाली मशीन होती है उसकी इसने एक रेप्लिका अपने घर में रख रखी थी, ताकि सब लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहें और जैसे ही मौका मिले वो हॉट सीट पे पहुंच जाएं और गेम खेल सके। जो लोग इस गेम को जानते हैं उन्हें शायद ये बात पता हो, लेकिन बाकियों के लिए मैं बता दूं कि इस गेम शो में कई लोग अप्लाई करते हैं, फिर उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उनमें से कुछ 10 लोग के लगभग शो में बुलाए जाते हैं, जिनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जो सबसे जल्दी उसका जवाब दे देता है उसे मेन गेम शो खेलने को मिलता है 1 मिलियन पाउंड, या फिर भारत में जो 1 करोड़ या 7 करोड़ का इनाम है उसके लिए। इंग्रम की पूरी फैमिली इस गेम शो में इंटरेस्टेड थी, तो जो इसका भाई था और वाइफ थी उन्होंने भी इस गेम शो में पार्टिसिपेट किया था, और दोनों मिलकर लगभग 32,000 पाउंड जीते भी थे। इंग्रम भी इसी कोशिश में लगा था कि किसी तरीके से वो हॉट सीट पे पहुंच जाए और इस गेम शो में जीत सके, और फाइनली उसकी ये मेहनत रंग भी लाती है। वो 10 लोगों में चुना जाता है, फास्टेस्ट फिंगर खेल के हॉट सीट पे पहुंच जाता है हु वांट्स टू बी ए मिलेनियर खेलने के लिए। जिस दिन वो हॉट सीट पे पहुंचता है वो था 9th of September 2001। अब शुरू होता है वो इंटरेस्टिंग गेम, जो एक बहुत ही रोचक मोड़ पे खत्म होता है। जब वो हॉट सीट पे पहुंचा था तो दर्शकों में उसकी वाइफ डायना और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की लाइन में उसका भाई एड्रियन भी बैठे हुए थे। अब शुरू होता है इंग्रम से सवाल पूछने का सिलसिला। सबसे पहला सवाल होता है 100 पाउंड्स के लिए। इंग्रम थोड़ा सोचता है और उसका सही जवाब दे देता है। दूसरा सवाल 200 पाउंड्स के लिए। इंग्रम फिर थोड़ा सा सोचता है लेकिन सही जवाब देता है। तीसरा सवाल 300 पाउंड्स के लिए। फिर से इंग्रम थोड़ा ही सोचता है लेकिन सही जवाब दे देता है। चौथा सवाल 500 पाउंड्स के लिए। इंग्रम फिर थोड़ा समय लगाता है लेकिन सही जवाब दे देता है। अब इनाम की राशि डबल होने लगती है। पांचवा सवाल आता है 1000 पाउंड्स के लिए।
इंग्रिम इसमें भी थोड़ा सा सोचता है लेकिन बिल्कुल सही जवाब देता है और 1000 पाउंड्स जीत जाता है। अब उससे पूछा जाता है छठा सवाल 2000 पाउंड्स के लिए, और ये वो समय था जब पहली बार इंग्रिम थोड़ा सा हिचकिचा जाता है। वो चारों ऑप्शंस के बारे में बार बार देखता है, सोचता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि सही जवाब क्या है। वो बार बार एक ऑप्शन के लिए बोलता है, फिर दूसरे ऑप्शन के लिए बोलता है। ऐसे में जैसा हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन करते हैं अपने कंटेस्टेंट्स के लिए, वहाँ का जो होस्ट था वो भी वही करता है और इंग्रिम को सलाह देता है कि आपके पास 3 लाइफलाइन पड़ी हैं, अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि इस सवाल का जवाब क्या है तो आप लाइफलाइन ले लीजिए, घर थोड़ी लेके जानी है। इंग्रिम उस सलाह को मान लेता है और ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को यूज करता है। जो स्टूडियो ऑडियंस थी उनमें से 89% लोग ऑप्शन बी को सेलेक्ट करते हैं और इंग्रिम उन्हीं के साथ जाता है और छठा सवाल भी जीत जाता है। अब पूछा जाता है 7वां सवाल। ये सवाल भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन इंग्रिम इसमें भी फंस जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या जवाब दे। फिर से वही उधेड़बुन होती है। फिर से होस्ट उसको सलाह देता है कि अगेन घर तो लेके जानी नहीं है, लाइफलाइन यूज कर लो। अगेन वो एक लाइफलाइन यूज करता है, फोन ए फ्रेंड। अपने दोस्त को फोन करता है और उसका दोस्त जो सलाह उसको देता है वो उसी ऑप्शन के साथ जाता है और फाइनली 7वें सवाल का भी वो सही जवाब दे देता है। इंग्रिम अभी तक 4000 पाउंड जीत चुका था, 7 सवालों का सही जवाब दे चुका था, लेकिन 2 लाइफलाइन भी वो गवा चुका था। इससे पहले के होस्ट उससे 8वां सवाल पूछते एक हूटर बज जाता है, जो इस बात का इंडिकेटर होता है कि उस दिन का गेम खत्म। अब नेक्स्ट डे वहीं से गेम रिज्यूम किया जाएगा। इंग्रिम के इन हालात को देख के ज्यादातर लोगों ने यही सोचा था कि अगले दिन की शुरुआत में ही वो आउट हो जाएगा, क्योंकि 7 सवालों में जब उसकी ये हालत है तो 8 सवाल अभी और बचे हैं और जो काफी टफ होने वाले हैं, तो अब इसका खेल ज्यादा देर का बचा नहीं है। खैर, नेक्स्ट डे गेम शुरू होता है और इंग्रिम से पूछा जाता है 8वां सवाल। अगले दिन के पहले ही सवाल पे इंग्रिम फंस जाता है। उसे उसका जवाब समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी वो ऑप्शन ए को चुनना चाहता है और उसी के लिए बार बार होस्ट को बोलता है कि उसे लग रहा है कि ऑप्शन ए ही इस सवाल का जवाब है, ऑप्शन ए ही इस सवाल का जवाब है। जैसा होस्ट करते हैं वो फिर से इंग्रिम को सलाह देते हैं कि भाई आप लाइफलाइन यूज कर सकते हैं अगर आप श्योर नहीं हैं तो। लेकिन इस बार इंग्रिम लाइफलाइन नहीं यूज करता। वो पहले तो ऑप्शन ए के लिए डटा रहता है, लेकिन फिर बोलता है शायद ऑप्शन बी हो, शायद ऑप्शन सी हो, और फिर अचानक उसका दिमाग कुछ ऐसा बदलता है कि वो ऑप्शन सी को लॉक कर देता है और वही उस सवाल का सही जवाब था। इंग्रिम 8000 पाउंड जीत चुका था। अब आता है नंबर 9वें सवाल का। 9वां सवाल पूछे जाने पे भी वो उसमें हिचकिचा जाता है। वो होस्ट से कहता है कि उसको लगता है कि ऑप्शन बी ही इस सवाल का सही आंसर है, लेकिन वो इस बारे में श्योर नहीं है। फिर वो ऑप्शन ए के बारे में बात करता है, ऑप्शन बी के बारे में बात करता है, ऑप्शन डी के बारे में बात करता है, सी के बारे में बात करता है और होस्ट से कहता है कि वैसे तो उसको लगता है कि शायद ऑप्शन बी सही जवाब है, लेकिन आप ऑप्शन डी पे लॉक कर दीजिए। एक्चुअली में ऑप्शन डी ही उस सवाल का बिल्कुल सही जवाब था और इंग्रिम 16000 पाउंड जीत जाता है। अब पूछा जाता है इंग्रिम से 10वां सवाल, जो था 32,000 पाउंड्स के लिए। इस सवाल का जवाब भी इंग्रिम नहीं दे पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है। होस्ट फिर से उससे कहते हैं कि 32,000 एक बहुत अच्छी रकम है, वो लाइफलाइन एक बची हुई है, यूज कर लें। इस बार इंग्रिम अब होस्ट की बात मान जाता है और अपनी आखिरी लाइफलाइन 50-50 को यूज कर लेता है। 2 ऑप्शंस हटा दिए जाते हैं और बचे हुए 2 ऑप्शंस में भी इंग्रिम थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। 50-50 यूज करके ऑप्शन ए और बी हटा दिए जाते हैं, सी और डी अभी भी बचे हुए थे। इंग्रिम बार बार यही कह रहा था कि ऑप्शन सी ही उसको सही जवाब लग रहा है, लेकिन होस्ट उससे फाइनल आंसर मांग रहे थे और वो सी और डी के बीच में घूम रहा था। काफी देर सी के ऊपर जोर देने के बाद में वो डी लॉक करने के लिए बोल देता है। होस्ट उससे पूछते हैं कि क्या वो श्योर है और वो कहता है कि हाँ, मैं पहले तो सी ही सोच रहा था, लेकिन आप डी को लॉक कीजिए। इस बार डी को लॉक किया जाता है और फिर से इंग्रिम जीत जाता है। 11वां सवाल 64,000 पाउंड्स।
फिर से वो उस सवाल पे अटकता है, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन। काफी देर तक घूमने के बाद में वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करता है और 11वां भी सही जवाब देता है। नेक्स्ट नंबर आता है 12वें सवाल का, जो था 1,25,000 पाउंड के लिए। फिर से उससे सवाल पूछा जाता है, वो फिर से काफी देर तक सोचता रहता है, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार। वो काफी देर तक एक ऑप्शन के ऊपर टिका रहता है, लेकिन फिर थोड़ी देर सोचता है और अलग ही ऑप्शन को लॉक करवा देता है, जैसा वो हमेशा कर रहा था। इस बार भी वो सही जवाब देता है और जीत जाता है 1,25,000 पाउंड। अब नंबर आता है 13वें सवाल का, जो था 2.5 लाख पाउंड के लिए। सारे सवाल तो मैं नहीं बता सकता था, लेकिन हाँ, अगर बात की जाए आखिरी के कुछ सवालों की, जो ये 13वां सवाल था, ये था कि एक मशहूर ब्रिटिश एल्बम बॉर्न टू डू इट किसने बनाई थी, किसकी एल्बम थी बॉर्न टू डू इट, जिसका जवाब इंग्रिम को देना था और उसे चारों ऑप्शंस में से नहीं समझ आ रहा था कि सही जवाब क्या है। इंग्रिम शुरुआत से ही ऑप्शन सी A1 को प्रायोरिटी दे रहा था और ये कह रहा था कि इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी A1, लेकिन होस्ट उससे फाइनल जवाब लेना चाहते थे और वो श्योर नहीं था, तो बार बार ऑप्शन A, B, C, D को लेके कंफ्यूज हो रहा था, बार बार उन्हीं का नाम ले रहा था। थोड़ी देर तक वो A1 के बारे में बात करता है कि उसे इस गाने के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये गाना A1 का ही लग रहा है। उसके बाद वो बात करता है ऑप्शन डी के बारे में कि जो ऑप्शन डी है, क्रेग डेविड, वो उसके बारे में कुछ जानता नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद ये उसका गाना हो। जब ये क्रेग डेविड के बारे में बात करना शुरू करता है तो एकदम से इसका मन बदल जाता है और ये ऑप्शन डी, क्रेग डेविड को ही लॉक करने के लिए कहता है। होस्ट उससे फाइनल आंसर पूछते हैं और वो अब ऑप्शन डी को चुन लेता है, जो शुरू से सी कह रहा था। अब वो क्रेग डेविड ऑप्शन डी को चुनता है। यही सही जवाब था और वो 2.5 लाख पाउंड जीत जाता है। अब सिर्फ 2 सवाल बचे थे 10 मिलियन पाउंड्स के लिए। 14th क्वेश्चन उससे पूछा जाता है कि बैरन हफमैन को किस सिटी की प्लानिंग के लिए जाना जाता है। ये था 14th क्वेश्चन 5 लाख पाउंड्स के लिए। मतलब बैरन हफमैन जो है वो किस सिटी का नक्शा बनाने के लिए जाने जाते हैं, मशहूर किस सिटी के नक्शा बनाने के लिए हैं। इसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, रोम, एथेंस, पेरिस और बर्लिन। एज यूजुअल इंग्रिम इसमें भी कंफ्यूज रहता है, बार बार सोच रहा होता है कि क्या चुनूं, क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। लेकिन वो बैरन हफमैन के वजह से, जो बी है उसकी वजह से ऑप्शन डी बर्लिन की तरफ इंक्लाइंड था कि मेरे को पता नहीं है कि बैरन हफमैन ने किस सिटी को डिजाइन किया था, लेकिन उनका नाम बैरन है और सिटी बर्लिन भी बी से शुरू होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर डी ही होगा। जो होस्ट होते हैं वो फिर उससे पूछते हैं कि भाई आप फाइनल आंसर बताएं। अब वो फिर से ऑप्शन ए के बारे में बात करता है, बी के बारे में बात करता है, सी के बारे में बात करता है, डी के बारे में बात करता है और अब वो फाइनल करता है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस को। जबकि शुरू से वो ऑप्शन डी की बात कर रहा था, लेकिन सबके बारे में बात करके लॉक करता है ऑप्शन सी, पेरिस। जवाब बिल्कुल सही था, इंग्रिम जीत चुका था 5 लाख पाउंड। अब वो 10 लाख पाउंड मिलेनियर बनने से सिर्फ एक सवाल दूर था। जिस इंसान के बारे में ये सोचा जा रहा था कि वो ज्यादा चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, कुछ हजार जीत के चला जाएगा, अब वो मिलेनियर बनने से बस एक कदम दूर था। अब बारी आती है 15वें क्वेश्चन की, 1 मिलियन पाउंड्स के लिए। वो सवाल था कि नंबर 1 फॉलोड बाय 100 जीरोस इज नोन बाय व्हाट नेम। मतलब नंबर 1 के पीछे अगर 100 बार जीरो लगा दिया जाए तो उसे किस नाम से जाना जाता है। इसके भी उसको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से 2 ऑप्शन के बीच में वो कंफ्यूज हो जाता है। एक उसमें से ऑप्शन था नैनोमोल और दूसरा था गूगल। अब वो ऑब्वियसली इस बारे में भी कंफ्यूज ही होता है, समझ नहीं पा रहा होता कि क्या जवाब दे, लेकिन नैनो उसको मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ लग रहा था, तो उसको लगता है कि शायद नैनोमोल ही इसका आंसर है और वो बार बार नैनोमोल की तरफ ही जा रहा था। अपने होस्ट से कह रहा था कि नैनोमोल को ही चुनना चाहिए, नैनोमोल को ही कर देना चाहिए। और अगेन होस्ट उससे फाइनल आंसर मांगता है।
इंग्रिम बार बार अलग अलग ऑप्शंस को देखता है, सोचता है, समझता है। उसको चारों में से सिर्फ नैनोमोल ही ऐसा लग रहा था जो मैथमेटिक्स से थोड़ा रिलेटेड लग रहा था, नैनो की वजह से। तो वो बार बार उसी को लॉक करने के लिए कह रहा था। लेकिन फिर वो पहले ऑप्शन के बारे में बात करता है, दूसरे के बारे में बात करता है, तीसरे के बारे में बात करता है, चौथे के बारे में बात करता है और फाइनली चुनता है गूगल को। इसके बाद होस्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद वो इंग्रिम से पूछते हैं कि भाई आपने जो गूगल चुना है इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि आप तब से नैनोमोल कर रहे थे, अब आप एकदम से गूगल बोल रहे हो। तो क्या है आपके दिमाग में, क्या सोच है आपकी जिसकी वजह से आपने अपना जवाब बदला? इंग्रिम इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। वो सिर्फ ये कहता है कि मैंने ज्यादातर जो फर्स्ट ऑप्शन चुने हैं वो गलत ही निकलते हैं, तो इस वजह से मैं बस अपने सोच के ऊपर जा रहा हूं और गूगल सेलेक्ट कर रहा हूं। खैर, होस्ट गूगल को लॉक कर देते हैं और ये बिल्कुल सही जवाब था। इंग्रिम बन जाता है मिलेनियर, जीत जाता है 1 मिलियन पाउंड। अगर बात की जाए हु वांट्स टू बी ए मिलेनियर ब्रिटेन की, तो 2001 तक में ये सिर्फ तीसरा ऐसा कंटेस्टेंट था जो इस 1 मिलियन पाउंड की राशि को जीत पाया था। अब इंग्रिम को विजेता तो घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जो इस शो के होस्ट थे लैरी, वो इस बारे में थोड़ा शक खा जाते हैं कि यार ये बंदा असली में इतना नॉलेजेबल लगता नहीं है, क्योंकि शुरू में ही इसको लाइफलाइन की जरूरत पड़ गई थी। बाद में इसने जितने भी सही जवाब दिए हैं, पहले ये किसी और ऑप्शन के ऊपर अड़ा रहता है, फिर ये दूसरा ऑप्शन चुन लेता है जो सही होता है। कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जब आप एक गेम शो होस्ट कर रहे हो, काफी लंबे समय तक कर रहे हो, तो आपको भी कुछ तो अंदाजा हो ही जाता है। कोई इंसान अगर एक चीज के बारे में बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, तो उसको वही चुनना चाहिए। एक बार चलो इंसान अपना मन बदल लेता है, 2 बार बदल लेता है, लेकिन इतनी बार एक ही ऑप्शन के ऊपर बंदा लगा रहे और उसके बाद लास्ट में दूसरा चुने जो बिल्कुल सही जवाब है। वो इस बारे में शो के प्रोड्यूसर्स से बोलते हैं और इंग्रिम की जो विनिंग मनी थी उसको होल्ड कर दिया जाता है। सबसे पहले तो इंग्रिम को कस्टडी में लिया जाता है, उसकी पूरी तलाशी ली जाती है कि कहीं उसके कान में, बालों में, कपड़ों में कहीं पे कोई ऐसी चीज हो, कोई मशीन टाइप की हो जिससे उसको आंसर पता चल रहा हो। कान में कुछ उसने हेडफोन लगा रखे हो, कुछ बालों में उसने छुपा रखा हो, कुछ कपड़ों में या कहीं पे रेडियो या कोई ऐसी मशीन हो जो उसको आंसर बता देती हो किसी भी तरीके से, कुछ झटका जैसा दे रही हो, कुछ सिग्नल जैसा आ रहा हो जिससे उसको पता चल जा रहा हो। लेकिन उसकी पूरी तलाशी लेने के बाद में भी उनको कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे ऐसा कुछ पता चले कि इंग्रिम ने कोई भी चीटिंग करी है। अब इंग्रिम के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे कि ये साबित हो सके कि उसने कोई चीटिंग करी हो। लेकिन कई सारी उसकी ऐसी हरकतें थी जो मैंने बताई, जिससे शो के होस्ट को और उसके प्रोड्यूसर्स को भी इस बारे में शक होता है कि यार कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब जो ये शो होता है, इसमें कंटेस्टेंट को ये खास हिदायत दी जाती है कि जिस समय वो गेम शो खेल रहा होगा, वो सिर्फ उस कंप्यूटर की तरफ ही देखेगा या फिर होस्ट की तरफ देखेगा और ऑडियंस वगैरह में कहीं देखेगा नहीं, किसी और की तरफ नजर नहीं घुमाएगा। इवन जब ये गेम शो खेला जा रहा होता है, उस समय ऑडियंस में और बाकी सारी जगहों पे बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है जिस समय वो कंटेस्टेंट जवाब दे रहा होता है। तो रोशनी जो होती है वो सिर्फ होस्ट और कंटेस्टेंट के ऊपर होती है। तो वैसे तो पब्लिक में से कोई भी कोई इशारा करके या कुछ करके उसको आंसर नहीं बता सकता। अब पूरे सेट पे 8 कैमरे और 21 माइक्रोफोन लगे हुए थे। तो जो शो के होस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इन सारे के सारे कैमरों को, माइक्रोफोन्स को एक बार देखा जाए, सुना जाए। कहीं ऑडियंस में कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो उसको इशारे कर रहा हो, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, जो हमने मिस कर दिया हो, जो इस पूरे शो के दौरान हम ना देख पाए हो बिकॉज शो बनाने में बिजी थे। तो सारे के सारे कैमरे की रिकॉर्डिंग को दोबारा से खंगाला जाता है, देखा जाता है कि कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे जिससे पता चल सके कि इसने चीटिंग कैसे की है। क्योंकि होस्ट और प्रोड्यूसर इस बारे में श्योर थे कि चीटिंग तो इसने करी है, लेकिन कैसे करी है वो पता नहीं चल रहा था। सारे के सारे कैमरों की रिकॉर्डिंग को खंगाला जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी अनयूजुअल चीज नहीं दिखाई देती जो चीटिंग जैसी किसी चीज को प्रूव कर रही हो। नॉर्मल आवाज थी, जैसे कंटेस्टेंट की आवाज हो गई, वहां दर्शकों में लोगों के बैठने की आवाज हो गई, किसी के खांसने की आवाज हो गई, बात करने की आवाज हो गई। कुछ ऐसा खास नहीं मिलता जो चीटिंग को प्रूव कर सके।
फिर से दोबारा सारी रिकॉर्डिंग देखी जाती हैं, फिर से देखी जाती हैं। इन रिकॉर्डिंग्स को देखने और सुनने के दौरान एक इंसान का ध्यान जाता है एक चीज के ऊपर कि इस पूरे के पूरे शो में टोटल 192 टाइम्स खांसने की आवाज आई है। 192 बार खांसने की आवाज आई है। इस खांसने की आवाज को मिला के देखा गया उसके आंसर से या किसी चीज से, तो ज्यादातर आवाजें जो थी वो नॉर्मल ही थी, उनका कोई लेना देना नहीं था। जब क्वेश्चन नहीं भी पूछे जा रहे हैं या बात नहीं भी हो रही है तब भी ऐसी खांसने की आवाज आ रही है, तो उनको थोड़ा हटाया गया, निकाला गया। जब लोगों का ध्यान इस चीज के ऊपर गया तो इस पे थोड़ा फोकस किया गया, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी जो उस सेट पे प्लान्ड नहीं थी। खांसी की एक आवाज ऐसी है जो कभी भी किसी भी समय आ सकती है, कोई भी खांस सकता है। अब दर्शकों में इसकी वाइफ भाई भी बैठे हुए थे, तो जीरो इन किया गया कि क्या इसके जवाब देते समय भी कोई खांसी की आवाज आई है। देखा गया तो लगभग 30 के अराउंड ऐसी खांसी की आवाज थी जो इसके जवाब के आसपास आई थी। अब जब इन 30-32 खांसी की आवाज को भी और ज्यादा ध्यान से जांच की जाती है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि इनमें से 8 बार खांसने की आवाज उस समय आई है जब इंग्रिम जवाब दे रहा था। जब इन खांसी की 8 आवाजों को ध्यान से सुना गया और ज्यादा अच्छे से एनालाइज किया गया तो पता चला कि इंग्रिम जब किसी भी सवाल का कोई एक जवाब देने की कोशिश करता था कि मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मुझे लगता है कि ऑप्शन बी लॉक कर देना चाहिए, और अगर वो ऑप्शन बी सही नहीं होता था तो एक बार खांसने की आवाज आती थी। उसके बाद अब बाकी बचे 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन भी तो बताना है। अगर इंग्रिम को एक बार खांसने की आवाज सुनाई दे जाए उस ऑप्शन के लिए जो वो लॉक करना चाहता है, तो फिर वो बचे हुए तीनों ऑप्शन के बारे में बात करने लगता था कि मुझे तो लग रहा है कि बी ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन ए के बारे में ऐसा है, कोई आवाज नहीं आई। ऑप्शन सी के बारे में ऐसा है, कोई आवाज नहीं आई। ऑप्शन डी के बारे में ऐसा है। जब सही जवाब के ऊपर वो आ जाता था तो 2 बार खांसने की आवाज आती थी। इससे इंग्रिम समझ जाता था कि यही सही जवाब है। इसी वजह से कई बार जब वो गलत ऑप्शन को बार बार लॉक करने की सोच रहा होता था, उस खांसी की एक आवाज की वजह से वो अपना जवाब बदल के 2 खांसी वाले आंसर के ऊपर चला जाता था जो सही जवाब होता था। अब शो के होस्ट और प्रोड्यूसर्स को वो सबूत मिल चुका था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। ना सिर्फ उसकी वो विनिंग मनी, प्राइज मनी को रोका जाता है, इंग्रिम के खिलाफ कोर्ट में धोखाधड़ी का केस कर दिया जाता है। उन वीडियो से, रिकॉर्डिंग से ये बात साफ पता चल रही थी कि ऑडियंस में बैठे हुए उसके वाइफ और उसका भाई जो था, वो इस सवाल के सही या गलत होने पे इंग्रिम की तरफ नहीं, बचे हुए कंटेस्टेंट्स की तरफ या किसी और दूसरी तरफ देख के खांसते थे 1 बार या 2 बार, और इंग्रिम को सिग्नल देके बताते थे कि सही जवाब क्या है। तो इंग्रिम के ऊपर कोर्ट में धोखाधड़ी का, चीटिंग का केस कर देते हैं जो इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स थे वो। अब कोर्ट के सामने तो सारे सबूत बिल्कुल साफ थे। लाखों लोगों ने टीवी पे उस प्रोग्राम को देखा था, कुछ ने उस खांसी को भी नोटिस किया था, और स्पेसिफिकली प्रोड्यूसर के द्वारा जो वीडियोस और सबूत पेश किए गए थे वो क्लियर बता रहे थे कि इंग्रिम और उसके फैमिली वालों ने चीटिंग करी है। इस धोखाधड़ी के लिए इंग्रिम को 18 महीने की जेल की जाती है और 25,000 पाउंड का जुर्माना लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो एक मिलेनियर था, 1 मिलियन पाउंड का विनर था, उसके हाथ तक वो चेक आता है, पैसे आते हैं, लेकिन फिर उससे छिन जाते हैं क्योंकि उसने धोखाधड़ी से ये सब कुछ किया था, और उल्टा उसे जेल और जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये थी कहानी कुछ मिनट के मिलेनियर की। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।